सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि जिस तरह बांग्लादेश के खून खराबे ने वहां के लोकतंत्र और चुनी हुई सरकार को कुछ ही दिनों में सत्ता से उखाड़कर बाहर फेंक दिया, क्या वैसा ही हमारे देश के विपक्षी नेता भारत में भी होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं? क्या वो ये सपना देख रहे हैं? क्या यही उनके मन की बात है? और क्या हमारे देश का विपक्ष अब सत्ता के लिए इस आग से खेलने की कोशिश कर रहा है? इस आग से खेलने की तैयारी हमारे देश में भी चल रही है। भारत के कई विपक्षी नेताओं को उम्मीद है कि जैसा विद्रोह बांग्लादेश में एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ हुआ, वैसा विद्रोह भारत में भी मोदी सरकार के खिलाफ हो सकता है। कांग्रेस पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि बांग्लादेश में विद्रोह इसलिए हुआ क्योंकि वहां निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए थे, और अब भारत में भी ऐसे कई दावे हुए हैं जिनसे यह लगता है कि यहां भी चुनाव में बेईमानी हुई है, और इससे भारत को लेकर भी अब कुछ चिंताएं और संदेह पैदा हो गए हैं, ऐसा मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं। यानी मणिशंकर अय्यर यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब बांग्लादेश के चुनाव में धांधली के कारण लोग सड़कों पर उतरकर विद्रोह कर सकते हैं, तो भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहां भी चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। आज आप मणिशंकर अय्यर का यह ताजा बयान सुनिए और फिर आपको पता चलेगा कि हमारे देश के विपक्षी नेताओं का सपना क्या है, उनके मन की बात क्या है, और वो बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उससे किस हद तक वो प्रभावित भी हैं और वो सोचते हैं कि काश ऐसा यहां भी हो जाए। कांग्रेस के एक नेता को आपने देख लिया, अब कांग्रेस के दूसरे वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने भी ये कहा है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वैसा भारत में भी हो सकता है, और उनका यह भी कहना है कि भारत में अभी सब कुछ सामान्य लग रहा है। आपको सब कुछ सामान्य दिखता होगा, लेकिन असल में सामान्य है नहीं, और भारत में सतह के नीचे कुछ तो ऐसा चल रहा है जिससे उन्हें यह लगता है कि जो बांग्लादेश में हुआ वैसा भारत में भी हो सकता है। There was some talk about Shaheen Bagh. You mind if I said that Shaheen Bagh failed? A lot of us believe that Shaheen Bagh succeeded, but I know what's happening to the people who are associated with Shaheen Bagh. How many of them are still in prison? How many of them can't get bail? How many of them are being told that they are enemies of this country? There is a worrisome thing about what's happening in Bangladesh. But what's happening in Bangladesh can happen here. It's just that Bangladesh is a concentration of much that we have in our country, and the spread in our country prevents things blowing up in the manner in which they've blown up in Bangladesh. हमारे देश के तमाम नेताओं को, चाहे वो विपक्ष के हों चाहे वो सरकार के पक्ष के हों, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उस पर उन्हें चिंतित होना चाहिए था, लेकिन विपक्ष के कुछ लोग चिंतित होने के बजाय बांग्लादेश के घटनाओं से उत्साहित हैं। ये तमाम बयान इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि विपक्षी दल बांग्लादेश की तरह भारत में भी चुनावों के बिना सरकार गिरने का इंतजार कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि क्या बिना चुनाव जीते भी मोदी सरकार को गिराया जा सकता है, हटाया जा सकता है, और इस उम्मीद का कारण यह है कि विपक्ष को भारत और बांग्लादेश में कई समानताएं आजकल नजर आ रही हैं। विपक्ष का सपना क्या है, विपक्ष के मन की बात क्या है, देखिए जरा। जैसे बांग्लादेश में पिछले 15 वर्षों से शेख हसीना की सरकार थी, वैसे ही भारत में पिछले 10 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है। बांग्लादेश में भी इसी साल जनवरी में आम चुनाव हुए थे, जिसमें शेख हसीना की पार्टी को जबरदस्त जीत मिली थी और वो लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बनी थी। भारत में भी इसी साल लोकसभा के चुनाव हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। और जिस तरह बांग्लादेश का विपक्ष वहां शेख हसीना पर लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने का आरोप लगाता था, वैसे ही आरोप भारत के विपक्षी नेता प्रधानमंत्री मोदी पर भी लगाते हैं। और क्योंकि इन सारी परिस्थितियों में बांग्लादेश में आम चुनाव होने के सिर्फ 7 महीने के बाद ही शेख हसीना की सरकार विद्रोह के कारण गिर गई, इसीलिए शायद भारत के कुछ विपक्षी नेता ये सपना देख रहे हैं कि यहां भी कुछ ऐसा ही हो जाए और मोदी सरकार को चुनावों से पहले ही हटा दिया जाए।
और यही कारण है कि अब विपक्षी नेताओं पर यह आरोप लग रहा है कि वो भारत के लोगों को सरकार के खिलाफ अशांति और अराजकता फैलाने के लिए उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनमें भी लोगों के बीच असंतोष पैदा करने के लिए विपक्षी दलों ने जो नया मुद्दा चुना है वो है वक्फ एक्ट का मुद्दा। आज मोदी सरकार ने लोकसभा में वक्फ बोर्ड एक्ट को लेकर एक संशोधन बिल पेश किया है। वो वक्फ बोर्ड में बदलाव करना चाहती है, जिसे विपक्षी दलों ने मुस्लिम विरोधी बताकर यह कहना शुरू कर दिया कि अगर इस बिल ने कानून का रूप ले लिया तो देश भर के मुसलमान सड़कों पर उतर आएंगे। इसी तरह आरोप है कि लोगों को जातियों में बांटकर उनके बीच संघर्ष को बढ़ाने की कोशिश हो रही है और जातिगत जनगणना को भी राहुल गांधी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। यह दूसरा मुद्दा है। तो फॉर्मूला क्या है वो आप समझ लीजिए। फॉर्मूले में मुसलमानों के बीच असंतोष पैदा करना, हिंदुओं को अलग अलग जातियों में बांट देना, तीसरा किसानों के आंदोलन को फिर से जीवित करने का प्रयास करना। और इसके लिए राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने पंजाब में आंदोलन कर रहे कुछ किसान नेताओं से मुलाकात भी की है। और इससे भी ऐसा लगता है कि जैसे सरकारें अपने बजट में जिस तरीके से सभी वर्गों का ध्यान रखती हैं, ठीक उसी तरह लोगों में असंतोष पैदा करने के लिए विपक्ष भी सभी वर्गों का ध्यान रख रहा है। सभी वर्गों की मैं बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जब विद्रोह होगा तो उसके लिए सब वर्गों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए पहले मुसलमानों में असंतोष पैदा किया जाए, उसके बाद किसानों में असंतोष पैदा किया जाए, उन्हें भी भड़काया जाए, जातिगत जनगणना की जाए ताकि हिंदुओं में जो जातियां हैं वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ना शुरू कर दें, हिंदू समाज को अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति के बीच में बांट दिया जाए। चौथा, मणिपुर के मुद्दे पर भी देश में एक ऐसा नैरेटिव तैयार करने की कोशिश हो रही है जिससे लोगों को यह लगे कि मणिपुर अब खत्म हो रहा है और इससे एक तरीके से पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की बड़ी खतरनाक कोशिश हो रही है। और यह बात खुद सरकार ने ही कही है। पांचवा फॉर्मूला, बेरोजगारी के मुद्दे पर युवाओं में असंतोष पैदा किया जाए। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बिल को संसद की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया है, जिसमें सरकार और विपक्ष दोनों के सांसद होते हैं। इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। अगर आप विरोध करोगे, चंद लोगों ने पूरा वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा हुआ है और आम मुसलमान लोगों को जो न्याय इंसाफ नहीं मिला उसको सही करने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। वक्फ बोर्ड वो संस्था है जो उन संपत्तियों की देखरेख करता है जिन्हें अल्लाह की संपत्ति माना जाता है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति ने वक्फ बोर्ड को अपनी जमीन दान में दे दी तो वो जमीन अल्लाह की हो जाती है और हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड उस संपत्ति का मालिक बन जाता है। और अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई सरकारी जमीन पहले किसी जमाने में उसके द्वारा इस्तेमाल होती थी तो उस पर भी वो अपना दावा कर सकता है। और यही वजह है कि आज देश में न जाने ऐसे कितने मामले हैं जिनमें लोगों की निजी संपत्ति, सरकारी जमीन, नगर निगम की बिल्डिंग्स, पार्क, तालाब, यहां तक कि अदालतों की जमीन पर भी वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रहा है और कहता है कि ये किसी जमाने में हमारी जमीन थी, इसलिए इसे वापस किया जाए। और इन्हीं सारे विवादों को देखते हुए सरकार ने इस कानून में 40 बड़े बदलाव किए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा विवाद इन 5 संशोधनों को लेकर हो रहा है। जरा ध्यान से इन बदलावों को समझिए। पहला संशोधन यह है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी व्यक्ति, संगठन, कंपनी या सरकार की जमीन पर अपना दावा करता है तो वो व्यक्ति उस दावे के खिलाफ वक्फ ट्राइब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, जबकि मौजूदा कानून में अभी इसकी छूट नहीं है। और अगर आज वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर अपना दावा करता है तो उसे सिर्फ वक्फ ट्राइब्यूनल में ही
अपनी अपील करनी पड़ती है। देखिए कितनी बड़ी नाइंसाफी है। और मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए आज आपकी जमीन पर अगर वक्फ बोर्ड अपना दावा कर दे तो आप आज अदालत नहीं जा सकते। सरकार चाहती है कि किसी की भी जमीन अगर विवाद में आती है तो वो अदालत में जा सके, इसके खिलाफ अपील कर सके। दूसरा संशोधन यह है कि अब ऐसे मामलों में वक्फ ट्राइब्यूनल का फैसला आखिरी नहीं माना जाएगा और इसके फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी, जबकि मौजूदा कानून में यह लिखा है कि वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले को आगे कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती। सोचिए, ये अपने इस देश के अंदर एक अलग कानून चल रहा है, वक्फ ट्राइब्यूनल का अलग ही कानून है और उसके खिलाफ आप देश की किसी अदालत में नहीं जा सकते, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। तीसरा बदलाव यह है कि जब तक कोई जमीन वक्फ को दान में नहीं दी जाएगी तब तक वक्फ उस जमीन पर अपना दावा नहीं कर सकेगा, जबकि मौजूदा कानून कहता है कि अगर किसी जमीन पर किसी जमाने में कोई मस्जिद थी या उसका इस्तेमाल इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए या किसी उद्देश्य के लिए होता था तो वह जमीन अपने आप ही वक्फ बोर्ड की हो जाती है और वक्फ बोर्ड उस पर कभी भी अपने दावे का नोटिस भेज सकता है। चौथा संशोधन यह है कि अब वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्मों के 2 सदस्यों को भी प्रवेश दिया जाएगा, जबकि मौजूदा कानून कहता है कि महिलाएं और दूसरे धर्मों के लोग वक्फ बोर्ड के सदस्य नहीं हो सकते। और 5वां संशोधन ये कि विवाद की स्थिति में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सर्वे जिला कलेक्टर कर पाएगा और अगर सर्वे रिपोर्ट में यह आता है कि जिस जमीन पर वक्फ ने दावा किया है वो उसकी नहीं है तो वो जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं मानी जाएगी, जबकि फिलहाल वक्फ की संपत्तियों के सर्वे करने को लेकर स्पष्ट प्रक्रिया कोई भी नहीं है। विपक्ष इन संशोधनों का जबरदस्त विरोध कर रहा है और इस बिल को लेकर कई मुस्लिम धर्मगुरुओं और मौलानाओं ने भी अपनी आपत्ति जताई है, लेकिन यह बंटवारा हो चुका है हमारे देश में। और हमारे देश में अगर आप देखेंगे तो एक तरह का बॉर्डर, एक तरह की बॉर्डर लाइन खिंच चुकी है हिंदू समाज में और मुसलमान समाज में। आपको यह बताएंगे कि जब गाजा के मुसलमानों को बचाने के लिए दुनिया के 118 देशों में विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं, तब बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए भारत में विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं हो सकते। और आज भारत के हिंदुओं को बांग्लादेश के हिंदुओं का दर्द क्यों महसूस नहीं हो रहा, जबकि बांग्लादेश वर्ष 1947 के विभाजन से पहले हमारे ही देश का हिस्सा था। बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, हमारे ही संयुक्त बंगाल का हिस्सा था, हमारे बंगाल राज्य का हिस्सा था बांग्लादेश, यानी हमारे ही जिगर का टुकड़ा है। बांग्लादेश में जितने भी हिंदू मारे जा रहे हैं ये सारे हिंदू हमारे ही देश के हैं, जो विभाजन के कारण पहले पूर्वी पाकिस्तान में चले गए और बाद में बांग्लादेश में चले गए। लेकिन आज इन पर हो रहे जुल्म पर भारत के अधिकांश लोग खामोश हैं और उन्हें इसकी कोई पीड़ा, कोई दर्द नहीं हो रहा है। हालांकि कुछ मुट्ठी भर लोग जरूर इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और उनमें हम भी हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की आग कितना खतरनाक रूप ले चुकी है, कितनी बड़ी संख्या में बांग्लादेश के हजारों हिंदू अपनी जान बचाने के लिए भारत से शरण मांग रहे हैं, उसे आज आप हमारी इस रिपोर्ट से समझ सकते हैं जो सीधे बांग्लादेश के बॉर्डर से आई है। इस वक्त हम लोग भारत बांग्लादेश बॉर्डर में हैं, जलपाईगुड़ी जिले में, और ये बीएसएफ का सिलीगुड़ी सेक्टर पर पड़ता है। बटालियन 93 के अंडर में ये इलाका आता है और यहीं पर जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, इस इलाके में कल लगभग 1200 से 1500 के आसपास जो बांग्लादेशी हिंदू हैं वो पहुंच चुके थे, आ गए थे शरण लेने के लिए, और उन्हीं के लिए इस वक्त ये टेम्पररी फेंसिंग की गई है। आप देख सकते हैं ये टेम्पररी फेंसिंग जो इस वक्त मैं पार कर रहा हूं, ये अनफेंस्ड इलाका है, लगभग 1.5 किलोमीटर का इलाका है अनफेंस्ड। उनको मालूम था कि यहां से वो भारत में प्रवेश कर सकते हैं और यहां पर वो एकत्रित हो गए थे। और उस घटना के बाद कल ही ये जो अनफेंस्ड फेंसिंग है, ये यहाँ पर टेम्पररी फेंसिंग यहाँ पर लगाई गई है। ये कांटा जो तार हैं इनको यहाँ पर लगाया गया है ताकि जो बांग्लादेशी हैं वो भारत में ना प्रवेश कर सके और बीएसएफ को मुस्तैद किया
किया गया है यहाँ पर और ट्रूप्स बढ़ा दी गई है, क्योंकि ये जो 1.5 किलोमीटर का इलाका है और ये पिलर मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये भारत बांग्लादेश के बीच का पिलर है, उस तरफ बांग्लादेश है। अभी मैं आपको दिखाता हूं बीजीबी का जो आउटपोस्ट है यहाँ पर, वो भी अब बीजीबी के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं। उस पेड़ के नीचे 2 बीजीबी के जवान, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश जो है उसके जवान अब यहाँ पर तैनात रखे गए हैं, ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। और ठीक यही जगह है जहां पर कल 1200 से 1500 के आसपास बांग्लादेशी एकत्रित हो गए थे और घुसने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि उनके घर बार जला दिए गए हैं। वो इतना बताना चाहेंगे कि विनेश फोगाट ने निराश होकर कुश्ती से संन्यास ले लिया है, लेकिन भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि उन्हें कम से कम सिल्वर मेडल जरूर मिलना चाहिए, और इसके लिए अगर नियमों में बदलाव करने की भी जरूरत पड़े तो वो हो जाए। और खेलों के विवाद को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय अदालत है उसमें भारत ने अपील कर दी है अपनी, और उसकी सुनवाई कल से शुरू होगी। और भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल इसमें मिले, और इसके लिए भारत चाहेगा कि नियमों में अगर बदलाव भी करना है तो फिर होना चाहिए। और इसमें सीधे प्रधानमंत्री मोदी ने पीटी उषा से बात की है, खुद प्रधानमंत्री और भारत सरकार इसमें सीधे हस्तक्षेप कर रहे हैं। और हम आपसे बस आज इतना कहना चाहते हैं कि भले ही विनेश को सिल्वर मेडल मिल जाए, लेकिन हमारे लिए वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं और हमेशा रहेंगी। जब वो भारत आए उनका स्वागत एक गोल्ड मेडलिस्ट की तरह होना चाहिए, उन्हें वो सारे पुरस्कार, वो सारा सम्मान मिलना चाहिए जो कि एक गोल्ड मेडलिस्ट को हमारे देश में मिलता है। और इसमें आपके समर्थन की आवश्यकता होगी। और खुशियां तो हर किसी से बांटी जा सकती हैं, लेकिन दुख सिर्फ उसी को बताया जा सकता है जो हमारा सुख चाहता है, और ऐसा इंसान बड़ी मुश्किल से मिलता है।